खुशी का पैमाना सिर्फ आर्थिक समृद्धि नहीं होती है, बल्कि सामाजिक सहयोग, जीवन प्रत्याशा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति भी खुशी को मापने के पैमाने हैं। ये बात कहती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 का प्रकाशन हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के बारे में और देखेंगे कि भारत इसमें कहां खड़ा है, भारत की स्थिति क्या पहले से बेहतर हुई है और क्या वो स्थिति है जो भारत को और आगे ले जा सकती है। इसके अलावा बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की पृष्ठभूमि के बारे में, ये कैसे जारी किया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का इन न्यूज कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 शीर्षक के अंतर्गत। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा के पक्ष हमारे क्या होंगे। तो चर्चा के पक्ष होंगे हमारे, सबसे पहले हमने खबर की बात की। खबर चर्चा में इसीलिए है क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 का प्रकाशन हो चुका है। इस लिहाज से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की प्रमुख बातों पर एक नजर डालेंगे। इसके अलावा इस रिपोर्ट की पृष्ठभूमि क्या रही है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, इस पक्ष को भी ध्यान से देखेंगे। फिर कैसे तय होती है ये रैंकिंग, इसमें जो इंडेक्स होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के माध्यम से जो रैंकिंग दी जाती है विभिन्न देशों को, उसको भी देखेंगे कि कैसे ये रैंकिंग तय की जाती है। इसके अलावा एसडीएसएन की इसमें क्या भूमिका होती है, ये क्या होता है, इसको भी समझेंगे। अंत में बारी होगी अभ्यास प्रश्न की और हमेशा की तरह इसकी जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। बात सबसे पहले खबर की करें तो देखिए, फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 8th ईयर इन ए रो। अब देखिए, 8 वर्ष में लगातार फिनलैंड पहले पायदान पर इस वर्ष भी काबिज है। तो फिनलैंड पहले नंबर पर लगातार 8 साल से अगर ये प्रदर्शन कर रहा है तो वो कौन सी खूबियां हैं, वो कौन से कारक हैं जो इसको पहले स्थान पर काबिज बनाए हुए हैं, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। 20 मार्च की एक खास बात यह है कि 20 मार्च यानी आज का जो दिन है वो अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस के तौर पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के तौर पर मनाया जाता है। और आज ही के दिन इस रिपोर्ट को भी प्रकाशित किया गया है, जैसा कि इस डे के अवसर पर भी, इस दिन के अवसर पर ही जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो प्रकाशित की जाती है। तो इसीलिए ये हमारे लिए प्रासंगिक भी है और आज इसकी चर्चा लेके आपके सामने आए भी हैं। परीक्षा के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की प्रमुख बातों पर अगर ध्यान दें तो फिनलैंड सबसे पहली बात पहले रैंक पर है और ये लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, दुनिया के 10 सबसे खुशहाल देश अगर नजर डालें, क्योंकि कई बार आपको शुरुआत की 5 रैंकिंग तक आपको सीक्वेंस लगा के पूछ सकता है कि कौन सा देश पहले पायदान पे है, दूसरे पायदान पे है, तो इसको ध्यान दें। तो फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, कोस्टारिका, नॉर्वे, इजराइल, लग्जमबर्ग और मैक्सिको, ये क्रमशः शुरुआत के 10 स्थानों पर काबिज देश हैं। इसके अलावा अगर अमेरिका की बात करें, चूंकि अमेरिका एक महत्वपूर्ण देश है, तो 24वें स्थान पर है। अब यहां पर सवाल उठता है, क्या एक अमीर देश सिर्फ उसकी आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिकली उसका रिच होना है खुशी का पैमाना है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये रिपोर्ट जारी की ही जाती है कि खुशी के अन्य भी मानक होते हैं, उसको आधार बना के ही रिपोर्ट जारी की जाती है। अब यहां देख सकते हैं कि अमेरिका 24वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल ये 23वें स्थान पर था, लेकिन अब ये एक पायदान नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत अगर पिछले वर्ष की तुलना में आप देखेंगे तो भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत पिछले वर्ष 2024 में भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 126वीं और इस साल भारत की रैंकिंग आपको दिखाई दे रही है 118वें स्थान पर भारत है। तो भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि पिछले उसके 2 वर्ष में अगर देखेंगे तो कांस्टेंट एक ही रैंकिंग भारत की बनी हुई थी, 126वीं 2023 में भी थी, 2024 में भी थी, लेकिन 2025 में हमको भारत की स्थिति में थोड़ा सा सुधार दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी और सुधार की स्थिति है, क्योंकि 118वीं रैंक को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। हालांकि जब 2021 में भारत की स्थिति आप देखेंगे तो 139वीं रैंक थी, 2022 में 136वां स्थान था, भारत की स्थिति में सुधार होता है। 2023 में 126वां स्थान, भारत की स्थिति में थोड़ा और सुधार होता है, लेकिन 2024 में फिर 126वां स्थान था, जो कि एक नियत स्थिति को बयां करती हुई कंडीशन है। और लेकिन जब हम 2025 की बात करते हैं तो 118 अर्थात 118वां स्थान भारत ने सुनिश्चित किया। अपेक्षित सुधार है, लेकिन वो कौन से ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर और सुधार करने की आवश्यकता है भारत के लिहाज से? तो देखिए, भारत के लिहाज से अगर बात करेंगे तो सोशल सपोर्ट की बात है, यहां पर थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम के बीच में, अर्थात
जो हमारी आय में असमानता है, उसमें जो गैप है, उसको दूर करने की जरूरत है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं पर, हेल्थ केयर सर्विसेज पर सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और प्रशासनिक समस्याएं ऐसी हैं जिसकी वजह से सरकारी संस्थानों पर जो ट्रस्ट है उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। इन सेगमेंट में अगर बेहतर सुधार होता है तो आगे ये रैंक और सुधरती हुई नजर आएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। इससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब शिफ्ट हो चुकी हैं नोएडा में, और आईएएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स का जो ऑफलाइन बैच है हिंदी माध्यम का 26 मार्च शाम 6 बजे, इंग्लिश मीडियम का 8 अप्रैल से शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। 8750187501 पर कॉल करके विस्तार से जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा करोलबाग में हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन का बैच 21 अप्रैल समय 11:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। तो ये सूचना थी। अब बात करते हैं आगे। देखिए, अगर बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि की, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी होती है इसकी शुरुआत कहां से हुई, या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो मनाया जा रहा है इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो देखिए इसकी शुरुआत होती है, इसकी पृष्ठभूमि तो 2012 में बन गई थी एक संकल्प के माध्यम से जो भूटान के द्वारा लाया गया था। लेकिन उससे भी पहले जाएंगे तो भूटान में भी और पहले इसकी, हम कह सकते हैं, इसका बीजारोपण हुआ, इसकी नींव पड़ी थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने 2013 से इसको मनाने की शुरुआत की और जुलाई 2012 में एक संकल्प, एक रेजोल्यूशन पारित किया गया था, जो कि पहली बार यह प्रस्ताव लाया गया था भूटान के द्वारा। अब यहां पर यह कहा गया कि जो राष्ट्रीय आय है, जो उसमें हम राष्ट्रीय खुशी, जो नेशनल हैप्पीनेस है, उस पर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए राष्ट्रीय आय की तुलना में। इसका मतलब सिर्फ आर्थिक समृद्धि को ही हमको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसमें अन्य पक्षों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जीएनएच का कॉन्सेप्ट लेकर यहां पर आया भूटान। अब भूटान में अगर देखें तो 1972 में, 1972 में भूटान के जो चौथे राजा थे, जिनका नाम आप देख सकते हैं जिग्मे सिंगे वांगचुक नाम था, उन्होंने एक बात कही थी कि सिर्फ पैसे से ही खुशी का मापन नहीं हो सकता है, बल्कि खुशी के लिए जरूरी है कि वहां पर वेल बीइंग कितनी है, समग्र भलाई कितनी हो रही है, इसके आधार पर भी इसका मापन किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास के साथ साथ जो सोशल है, जो सामाजिक विकास है, इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ है लोगों की, और वहां का कल्चरल डेवलपमेंट कितना है, सांस्कृतिक विकास कितना है, इसकी माप भी करना जरूरी होता है। अब इस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है, तो इस रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है इसको भी देख लें। तो ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो दुनिया के विभिन्न देशों में हैप्पीनेस लेवल का मापन करती है, और इस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है, तो इस वैश्विक पहल में कई प्रतिष्ठित संस्थान शामिल होते हैं, जिसमें कि जो प्रकाशित करने का काम करता है वो करता है एसडीएसएन। एसडीएसएन अर्थात क्या नाम है, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा समर्थित एक संस्था है, एक हम कह सकते हैं कि एनजीओ है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसका पूरा नाम है। ये इसको प्रकाशित करने का काम करता है। और इसका सहयोग कौन करता है, तो इसका सहयोग किया जाता है गैलप के द्वारा, ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा और डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ये तीन अन्य जो हैं इसकी सहायता करते हैं, और प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि एसडीएसएन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा समर्थित एक एनजीओ है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसका प्रकाशन क्या इनके द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो सरकारी नीति बनती है, जो सरकारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसको बनाने में, उसके निर्माण करने में खुशी और कल्याण के महत्व को भी उजागर करना, कि सरकारी नीति सिर्फ आर्थिक आधार पर निर्मित ना हो, बल्कि उसमें हैप्पीनेस और लोगों का जो वेलबीइंग है इसको भी ध्यान रखा जाए। अब रैंकिंग कैसे तय की जाती है इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो रैंकिंग तय की जाती है, कोई भी देश पहले पायदान पर है, कोई अगर निचले पायदान पर है, तो इसके क्या आधार होते हैं, तो इसका आधार जो है, इसमें जो सबसे पहले क्या होता है कि जो गैलप वर्ल्ड पोल होता है, इसका मतलब क्या हुआ, गैलप वर्ल्ड पोल का मतलब यह हुआ कि जो गैलप वर्ल्ड पोल है उसमें एक सवाल पूछा जाता है, एक वर्ल्ड पोल, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, उसी तरह से एक वर्ल्ड पोल होता है। और इसमें यह पूछा जाता है कि मान लीजिए आपकी जो जिंदगी है, उस जिंदगी को एक सीढ़ी से मापा जाए, और उस सीढ़ी में कई पायदान बने हैं, उसमें 10 पायदान है। जो सबसे निचला पायदान है सीढ़ी का, जो सबसे निचला हम कह सकते हैं पहली प्राथमिक सीढ़ी है, उसको 0 मान लिया जाता है, और जो सबसे अंतिम 10वां पायदान है उसको सबसे बेहतर कंडीशन मान ली जाती है। तो 0 से 10 तक का एक पैमाना बना होता है। उसमें आपको जो सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी जिंदगी को किस लेवल पर देखते हैं, तो उसमें जो जिस लेवल पर देखता है उस तरह से इस पोल में वो जवाब देता है। अगर 0 लेवल पर देखता है तो वो अपनी जिंदगी को बहुत बुरी कंडीशन में देखता है, अगर 10वें पायदान पर देखता है तो अपनी जिंदगी की स्थिति बहुत बेहतर बताता है। अब उसके लिए भी 6 कारक जिम्मेदार होते हैं, उन 6 कारकों पर भी नजर डालेंगे।
और इसी के आधार पर रैंक तय की जाती है। और इसमें पिछले 3 साल के नेशनल लेवल के जो हम कह सकते हैं सैंपलिंग के आधार पर, जो प्रतिनिधि नमूने होते हैं उसके आधार पर यह तैयार किया जाता है। अब देखिए इसमें जो 6 प्रमुख कारक होते हैं जिनको ध्यान दिया जाता है किसी भी देश में इसको मापने के लिए, रैंकिंग तय करने के लिए, उसमें कौन कौन से कारक होते हैं। तो पहला कारक है जो पर कैपिटा, जो हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति जो आय है, पर कैपिटा इनकम है। एक तो जीडीपी, हम कह सकते हैं पर कैपिटा जीडीपी को देखा जाता है। इसके अलावा सामाजिक सहयोग, वहां पर सोशल सपोर्ट कितना है उसको देखा जाता है। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कैसी है उसको देखा जाता है। वहां पर स्वतंत्रता की क्या स्थिति है, उदारता की स्थिति क्या है और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति है कि नहीं। इन 6 कारकों को देखा जाता है। अब देखिए इन 6 कारकों के आधार पर ही तय होता है। अगर जीडीपी की बात करें, एक देश जो समृद्ध है तो समृद्धि तो जरूरी होती है, क्योंकि अगर समृद्धि होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जरूरतें जो है वो आसानी से पूरी हो रही हैं। एक कारक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि सामाजिक सहयोग, आप सोशल सपोर्ट कितना करते हैं, आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ कितना बेहतर समय बिताते हैं, आपकी जरूरतों पे, आपकी मुसीबतों पे कौन कितने सहजता से खड़ा होता है, यह भी एक मापन का आधार है। इसके अलावा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, मतलब कि स्वास्थ्य की कंडीशन बेहतर होगी तभी जीवन प्रत्याशा भी बेहतर होगी, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में किसी भी देश में लोगों के जीवन जीने की जो उम्र है वो बेहतर नहीं हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है। तो जीवन प्रत्याशा जो है उसका मापन किसी भी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के आधार पर होता है। इसके अलावा फ्रीडम, स्वतंत्रता की क्या स्थिति है, तो जीवन के फैसले लेने में आपको कितनी आजादी है, इसके आधार पर यह देखा जाता है कि आपको अपने देश में आप कितने फ्रीडम अर्थात कितनी आजादी से अपने फैसले को ले पाते हैं। इसके अलावा उदारता की अगर बात करें तो आपके लेवल पर कितनी मदद की जाती है दूसरों की, कितना दान दिया जाता है, इसका भी आधार होता है। तो उदारता भी एक कारक है इसमें। इसके अलावा भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो करप्शन के आधार पर यह तय होता है, करप्शन का लेवल जितना कम होगा इसका मतलब कि आपकी सरकार पर आपका भरोसा उतना ज्यादा है, आप उतना ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। तो करप्शन का 0 लेवल यह दर्शाएगा कि आपका ट्रस्ट जो है सरकारी संस्थाओं पर, सरकार पर ज्यादा है। यह लेवल जितना कम होगा वो उतना खराब स्थिति मानी जाएगी। तो इन सभी कारकों को आधार बनाया जाता है। तो इसके 6 प्रमुख कारक हैं। इन 6 प्रमुख कारकों को आप याद रखेंगे, यहाँ स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की बात कर लें, एसडीएसएन की बात कर लें, जिसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। तो शुरू महीने मैंने बताया आपको कि यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक एनजीओ है जो कि 2012 से ही पेरिस जलवायु समझौते और जो एसडीजी गोल होते हैं उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को कनेक्ट करता है, एक साथ जोड़ता है, और साथ ही साथ शिक्षा अर्थात एजुकेशन के फील्ड में जो सहयोगात्मक प्रयास हैं उसको ये बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन देता है। इसके अलावा अगर हम व्यापार जगत की बात कर लें, चाहे सिविल सोसाइटी की बात कर लें या इंटरनेशनल जो फाइनेंस से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय वित्त जो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करने की दिशा में इसका उद्देश्य है कार्य करना। इसके अलावा विभिन्न देश और पृष्ठभूमि के नेताओं को, अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग पृष्ठभूमि के जो लीडर्स हैं उन नेताओं को शामिल करके एक वैश्विक सतत विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, अर्थात जो वर्ल्ड लेवल पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको हम कैसे बढ़ावा दें, इसके लिए भी ये काम करता है। तो ये इसका उद्देश्य है। तो आप याद रखें कि एसडीएसएन के द्वारा ही इस जो हम कह सकते हैं रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। तो ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा 2025 की जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसकी थीम क्या है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए इसकी थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग, अर्थात देखभाल और साझेदारी। और ये थीम बेसिकली काइंडनेस अर्थात दया और उदारता के महत्व को दर्शाती है, क्योंकि जब दया होगी, उदारता होगी तो जो होगा स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज का निर्माण होगा और ओवरऑल जो वेल बीइंग है अर्थात जो समग्र भलाई है वो देखने को मिलेगी। तो ये इसकी थीम आप याद रखेंगे। इसकी थीम क्या है, केयरिंग एंड शेयरिंग अर्थात देखभाल और साझेदारी। तो आइए अंत में आज के अभ्यास प्रश्न पर आते हैं और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वर्ष 2025 के अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस की थीम क्या है? विकल्प आपके सामने है। स्मृति थोड़ी भी ठीक होगी तो आप तुरंत जवाब देंगे बिना स्लाइड को पीछे किए। सतत विकास, स्वास्थ्य और समृद्धि, देखभाल और साझेदारी, शांति और प्रगति। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।